तो आप देखिए छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान लगातार जारी है। पहले चरण में अब तक 22.18% मतदान हो चुका है। कांकेर की बात कर ले तो 11 बजे तक 34.65% मतदान हो चुका है। वहीं बात पंडरिया सीट की करें तो 11 बजे तक 21% मतदान हो चुका है। कवर्धा में 23.25%, खैरागढ़ में 32.21% मतदान हो चुका है। ये वो तमाम विधानसभा सीट हैं जहां पर पहले चरण में चुनाव कोंडागांव में 11 बजे तक मतदान किए गए। और यहां पर कवर्धा की बात कर लें, कांकेर की बात करते हैं, 11 बजे तक 34% मतदान हो चुका है। ये वो तमाम सीटें जहां पर पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं। सुबह से ही लगातार चुनाव जारी है। भानु प्रतापपुर में 11 बजे तक 36.10% मतदान हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें खैरागढ़ की तो वहां पर 32.21% वोटिंग हो चुकी है। डोंगरगढ़ में 11 बजे तक 21.5% मतदान हो चुका है। अंतागढ़ में मतदान हो चुका है 28.84%। 11 बजे तक का ये पूरा आंकड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं। खैरागढ़ की बात करते हैं, 11 बजे तक 23.21% मतदान हो चुका है खैरागढ़ में। इसके अलावा केशकाल में 27.63% 11 बजे तक मतदान हुआ है। कोंडागांव की बात करते हैं, बेहद ही वीआईपी सीट, 11 बजे तक 32.05% मतदान कोंडागांव में दर्ज किया गया है। तो ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर 11 बजे तक मतदान प्रतिशत आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। पंडरिया में मतदान 21% हुआ है। 11 बजे तक 21% मतदान हो चुका है पंडरिया में भावना बोहरा बीजेपी से प्रत्याशी हैं, वहीं नीलकंठ चंद्रवंशी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। कवर्धा की बात करते हैं, 23.25% जहां से मोहम्मद अकबर चुनावी मैदान में है कांग्रेस की ओर से। इसके अलावा अगर हम बात करें डोंगरगढ़ की तो वहां पर 21.05% मतदान हो चुका है। अब बात करते हैं खुज्जी सीट की तो 25% मतदान खुज्जी सीट में हो चुका है। कांग्रेस का इसे गढ़ कहा जाता है। 25% मतदान 11 बजे तक दर्ज किया गया है। इसके अलावा दंतेवाड़ा की बात करते हैं, 16.02% यहां पर मतदान हुआ है। 11 बजे तक के आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजापुर में 9.11% मतदान हो चुका है बीजापुर में। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान, सुबह से ही मतदान जारी है। लगातार लोगों की भीड़ वहां पर जुटी हुई है। तमाम दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। सुबह से ही हम आपको लगातार अलग अलग मतदान केंद्रों से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और किस तरीके से वहां पर कितनी मजबूत लड़ाई है, तमाम चीजों को हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। 10 संवेदनशील सीटें हैं जहां पर 3 बजे तक ही मतदान होगा। इसके अलावा 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर शाम के 5 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी। ये तमाम वोटिंग प्रतिशत अलग अलग विधानसभा सीटों की। नारायणपुर की बात करें तो 21.6% मतदान हुआ है। और चलिए हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं समाज आप तक बता दें, संजय देवगन जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। इसके अलावा हमारे साथ रवि भोई हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रवीण साहू बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रवि भोई जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। ऐसे में ये बताइए कि जिस तरीके से 2018 में जो रिजल्ट आए थे, 2023 का चुनाव कहीं ना कहीं उससे थोड़ा अलग देखने को मिल सकता है, क्योंकि बदलाव के मूड में थी उस वक्त जनता। अभी बिल्कुल पूरा लेखा जोखा है भूपेश सरकार का जनता के पास, उस आधार पर वोटिंग हो रही है। और हम ये भी कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़वाद वर्सेस राष्ट्रवाद की इस बार लड़ाई है। बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनावी मैदान में, वहीं पर छत्तीसगढ़वाद जो कि भूपेश सरकार जिसके लिए जानी जाती है, उस चीज की इस बार लड़ाई देखने को मिल रही है।
इस इलाके में है वो राष्ट्रवाद अपनी जगह है और छत्तीसगढ़ की बात अलग है। लेकिन बस्तर इलाके में सबसे बड़ी चीजें डेवलपमेंट की बात है, चिकित्सा सुविधा, स्कूल शिक्षा और जो नक्सल समस्या है वो लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। राष्ट्रवाद तो अपनी जगह है और वहां पे देखिए छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ का जो बस्तर इलाका है बहुत बड़ा इलाका है और वहां ये मुद्दे की जगह जो जमीनी मुद्दे हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। और 2018 में वहां बदलाव किया था जनता ने और कांग्रेस पर भारी भरोसा किया था और इस बार ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से उनको वो बदलाव के पक्ष में रहते हैं, कहीं न कहीं उनको लगता है कि जो चीजें वो नहीं दे पा रही हैं दूसरे से उम्मीद किया जाए। तो राष्ट्रवाद और छत्तीसगढ़वाद से ज्यादा वहां पे विकास की बात ज्यादा होगी और उनकी मूलभूत सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, अभी भी नक्सल इलाके में चिकित्सा सुविधा की भारी कमी है। लोगों को आज भी खाट पे उठाकर लेके अस्पताल तक पहुंचना पड़ता है। स्कूल नहीं है, कई स्कूल नक्सलियों ने उसको गिरा दिया है, वो बन नहीं पाए हैं और अभी भी बहुत बड़ा इलाका है जहां पहुंच मार्ग नहीं है। ये सारी चीजें लोगों को इफेक्ट करेगी और उसी आधार पर वहां वोटिंग करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल मूलभूत सुविधाओं का कहीं ना कहीं अभाव है और खासकर अगर हम बस्तर के इलाकों की बात करें तो वहां पर कई ऐसी सुविधाएं हैं जिससे आज भी लोग महरूम हैं। लोगों के पास सड़क की अच्छी व्यवस्था नहीं है। नक्सलवाद जिस समस्या से अक्सर जो बस्तरवासी हैं वो परेशान रहते हैं, नक्सलवाद का भी कोई तोड़ अभी तक पूरी तरह से नहीं निकाला गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय देवगन। संजय जी, चूंकि मूलभूत सुविधाओं का अभाव अभी भी बस्तर में है, ऐसे में विकास के दावे कई किए जाते, मैनिफेस्टो में भी आपके कई दावे किए गए, धान खरीदी की बात आपने की, इसके अलावा तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी आपने बोनस देने की बात की, लेकिन विकास जो होना चाहिए था बस्तर में वो अभी भी नहीं दिखता। मैं बता दूं 15 साल के भाजपा शासन काल में 314 स्कूल बस्तर से बंद हुए थे, जिन्हें कांग्रेस ने फिर से शुरू करवाई। शिक्षा की व्यवस्था में आपको बता देख लीजिए, भाजपा सरकार के दौरान बस्तर समेत अन्य स्थानों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती करवाई जाती थी, स्थानीय मांग को अनदेखा किया जाता था। कांग्रेस शासन काल में अभी चिकित्सा शिक्षा बढ़ावा देने के लिए 8 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने बड़ी पहल की गई थी, जिसमें से 4 प्रारंभ और 4 प्रक्रियाधीन है। इस तरह से शिक्षा को लेकर के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो शिक्षा को लेकर के सरकार काम कर रही है। स्वास्थ्य को लेकर के आप देखेंगे पूरे छत्तीसगढ़, बस्तर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में डायरी की क्लिनिक के माध्यम से लोगों के घर तक हॉस्पिटल पहुंच रहा है। हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से चौक चौराहों में क्लिनिक पहुंच रहा है। वार्ड क्लिनिक के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में क्लिनिक खोला जा रहा है। तो बस्तर एक्चुअल में जो 15 साल में शोषित और वहां जो लोगों को दबा कर रखा गया था, जो नक्सलाइटों की जो समस्याएं बहुत अधिक थी, कांग्रेस शासन काल में वो कम हुई है। निश्चित तौर पर जो डेवलपमेंट तेज गति से होनी थी बस्तर पे वो नहीं हो पाई होगी, लेकिन नहीं हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज सबसे प्रमुख ये होता है कि लोगों को रोजगार से जोड़ना, लोगों को आत्म सम्मान से जीने के लिए एक राह दिखाना, उनको डेवलप करना। तो बिल्कुल, चलिए संजय जी से हमारा संपर्क टूट गया है। प्रवीण साहू बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रवीण जी, चूंकि मैनिफेस्टो में आप लोगों ने भी कई दावे किए, बड़े बड़े दावे किए गए, तेंदुपत्ता संग्राहकों को 5500 देने का वादा किया, इसके अलावा धान खरीदी 3100 क्विंटल प्रति एकड़ में आप लोग खरीदेंगे, तमाम दावे किए गए, किसानों को साधने की कोशिश की गई, लेकिन मैनिफेस्टो में शराबबंदी नहीं था। जिस नियमितीकरण की बात आप लोग 5 साल तक कांग्रेस का विरोध उस बात पर करते रहे, नियमितीकरण के भी कोई वादे नहीं किए गए। तो ऐसे में क्या समझा जाए, मैनिफेस्टो जो तैयार किया गया है वो जनता के लिए तैयार किया गया है, लेकिन उसमें जो मुद्दे आप लोग 5 साल से उठाते आ रहे हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे गायब दिख रहे हैं। मैं चाहूंगा, क्या मुझे सुन पा रही हैं? जी देखिए, शराबबंदी की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विद फैक्ट बता रहा हूँ। डेटा ये है
कि हमारे कार्यकाल में 369 देशी शराब दुकान को बंद किया गया, साथ ही 70 विदेशी शराब की दुकान को हमने बंद किया। तो हमने बिना बोले शराबबंदी के और अग्रसर हो रहे हैं। झूठ का परिंदा तो इन्होंने कहा कि आपने कहा था कि शराबबंदी करेंगे, लेकिन उल्टा शराब के नाम पर 2000 करोड़ रुपया पे घोटाला कर दिया। हमारे कार्यकाल में हम देखा जाए तो लगभग 4.5 से अधिक शराब की दुकान हमने बंद कर दी है। रही बात नियंत्रण के विषय को, देखिए हमारे घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि जिसमें हमारी सरकार बनेगी 1 लाख सरकारी रिक्त पदों को हम समयबद्ध तरीके से उसको हम भर्ती कर देंगे। और देखिए बहुत सारे विषयों पर जिस प्रकार लोगों की मांग आती है, खासकर कर्मचारी की मांग आती है, हमने कहा कि जो भी वेतन विसंगति, जितने भी विसंगति है उसको हम दूर करेंगे, हमारे जन घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस ने कहा था कि 4 गैस, बिल्कुल प्रवीण जी, और तमाम वादे आप लोग भी करते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस भी करते हुए नजर आ रही है। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव सुबह से ही लगातार जारी है और आज जो प्रत्याशी आप लोगों ने चुनावी मैदान में उतारे हैं उन प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला हो जाएगा और ईवीएम में कैद हो जाएगा। 3 दिसंबर को हालांकि जानकारी मिल पाएगी कि किसने बाजी मारी है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और देखिए लोकतंत्र का महापर्व लगातार जारी है, आप भी वोट डालकर हमें अपनी सेल्फी भेजें और इस लोकतंत्र के महापर्व को और भी